नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ द वीडियो सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पुराने समय यानी हमारे से पहले वाली सिविलाइजेशन के लोग इस पूरी की पूरी अर्थ को एज अ मैग्नेटिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते थे। तो इसमें हमने पार्ट 1 भी बनाया था, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन करा था कि अर्थ किस तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड है और हमने टेल्यूरिक करंट के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखकर आओ, तभी आपको ये सेकंड पार्ट इस वीडियो का समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने के लिए भी मैं बहुत ईगर हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमारी रिसर्च में सामने आए हैं। और जैसा मैंने पहली वाली वीडियो में भी कहा था, ये पूरी हमारी 6 महीने की रिसर्च है, जिसमें हम पूरी इंडिया और विदेश में जगह जगह पे गए हैं और बहुत सारे लोगों से हमने बात करके डेटा कलेक्ट करा है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में टेक्निकली इंटरनेट पर भी ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ बिट्स एंड पीसेस में इधर उधर कुछ छोटी मोटी जानकारी है, बट वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं बनाती, जिसकी वजह से हम बहुत इंटरेस्टेड थे कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ये चीज मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था। हमने फर्स्ट वीडियो में ये एस्टैब्लिश करा था कि हमारा अर्थ किस तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जिसमें हमने बात करी थी टेल्यूरिक करंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जनरेटर बनाने के लिए हमें 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो हमारा माइनस टर्मिनल तो हमें अर्थ से मिल गया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमारा प्लस टर्मिनल हमें कहां से मिलेगा। और बस फिर क्या है, प्लस और माइनस दोनों को कनेक्ट कर देना एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से और हमारे को मिल जाएगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया, इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए 3 वीडियो में बांटी हुई है हमने पूरी की पूरी सीरीज, और सारी क्लैरिटी आपको 3rd वीडियो तक आते आते बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे को अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट या फिर पॉजिटिव चार्ज कहां से मिलेगा। तो जैसे जब अर्थ के सरफेस पे सन निकलता है, सूरज की किरणें आती है, सूरज का उजाला आता है, तो होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में है गैसेस, जिसमें से कि सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दुनिया भर की गैसेस हैं। तो गैसेस के जो एटम्स होते हैं, जैसे ही सन की वेवलेंथ, सन के चार्ज पार्टिकल्स जो रोशनी की फॉर्म में धरती पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे हम कंचे खेलते थे बचपन में, कंचा मारते थे कंचे पे, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भी वो पुश आउट कर देते हैं उस एटम में से, और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ देता है और वो कहीं और चला जाता है। ऐसा प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में, अभी भी चल रहा होगा अगर बाहर सूरज निकल रहा है तो। अब होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहां पे हम सांस लेते हैं, यहां पे तो एयर बहुत ज्यादा डेंस है। इसका मतलब क्या है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है वो दूसरे में मिल जाता है, दूसरा निकलता है वो तीसरे में मिल जाता है, तो कॉन्टिन्यूसली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता रहता है। तो एयर यहां पे आयोनाइज नहीं हो पाती है। बट जैसे जैसे हम इस एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो टेक्निकली जो आयोनोस्फीयर है धरती का, वो चालू होता है 50 किलोमीटर से, और वो टोटल स्ट्रेच आउट करता है 1000 किलोमीटर तक। तो टोटल 950 किलोमीटर का जो स्पेस बचता है, उसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर, जहां पे कि बहुत सारे आयंस होते हैं। तो अब आयनोस्फीयर में क्या होता है, मतलब कि जब हम अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, जहां पे हवा थोड़ी थोड़ी थिन होनी चालू हो गई है, एटम्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होने चालू हो गए, इसीलिए जब हम हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहां पे लोगों को ब्रेथलेसनेस की शिकायत होती है, क्योंकि हवा बहुत थिन है। हम ब्रीद इन तो पूरी हवा करते हैं, बट हवा बहुत कम अंदर जा पाती है फेफड़ों में, और हमारे को ऑक्सीजन कम मिल पाती है। तो ये तो क्लियर है कि ऊपर जाके हवा थिन हो जाती है। अब उस हवा थिन होने से क्या होता है कि जब वहां पे सन की रेडिएशन पड़ती है और जो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन उसी एनवायरनमेंट में थोड़ी देर घूमता रहता है, और घूमने की वजह से जो प्रोटॉन है, जो बचा हुआ सेंटर मास है उस एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो अलग निकल गया वो नेगेटिवली चार्ज तो है ही। तो आयनाइजेशन बेसिकली उसी चीज को कहते हैं जिसमें कि पार्टिकल्स किसी ना किसी फॉर्म में चार्ज हो जाएं। अब जो टॉप लेयर होती है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं एटम्स में से, अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने कब्जे में ले लेती है।
अब इसी इलेक्ट्रॉन को जो मैग्नेटिक फील्ड ले जाती है, उसी की वजह से वो बहुत एक अच्छा लाइट शो क्रिएट करती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, जो कि होता है पोल्स पे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसे लेकर जाएगी तो कहां लेकर जाएगी, वो उसको लेकर जाती है पोल्स पे, या तो साउथ पोल या तो नॉर्थ पोल। तो दोनों ही पोल्स पे हमारे को नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। वैसे नॉर्थ पोल वाली को नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, इनको अरोरा बोरियालिस और इस तरीके से बोला जाता है। साउथ पे जो दिखती है उसको डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, नॉर्थ पे जो दिखती है उसको डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, वहां पे ग्रीन या फिर कुछ और भी कलर हो सकता है, बट मोस्टली ग्रीन होता है। ग्रीन कलर के ना लाइट पैटर्न्स दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट। तो ये बेसिकली वही चार्ज पार्टिकल्स जो आपस में गैसेस के साथ में रिएक्शन करते हैं, वही सब चार्ज पार्टिकल्स हमारे को आसमान में दिखा करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो चले गए पोल्स की तरफ। अब जो बचा हुआ एटम था वो सिंक हो गया नीचे एटमॉस्फेयर में। अब हुआ क्या कि जब ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एटम्स एटमॉस्फेयर में नीचे बैठने लगते हैं, तो वो अपनी एक लेयर बना लेते हैं अर्थ के टॉप सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं आयोनोस्फीयर। तो अब आपको समझ में आया कि अर्थ का जो आयोनोस्फीयर है और जो अर्थ का टॉप पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो अर्थ के ऊपर आयोनोस्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और अर्थ है नेगेटिवली चार्ज। अब अगर हम दो तार लेंगे, एक को आयोनोस्फीयर में रखेंगे और एक को अर्थ में डाल देंगे, तो टेक्निकली थियोरिटिकली इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने लगेगी। बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब यहां पे जब टॉप पॉजिटिव और बेस हो गया नेगेटिव, यहां पे एक बढ़िया फिनोमेना देखने को मिलता है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एटमॉस्फेयर में टॉप पोर्शन और अर्थ के बीच में ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो फंसी हुई होती हैं और धरती पे एट अ टाइम किसी भी समय आप ले लो 2000 से ज्यादा बिजली कड़कने के, जिसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, आए हुए होते हैं। नासा के हिसाब से है, नासा की वेबसाइट पे भी लिखा है। और हर एक सेकंड में 50 के करीब बारी लाइटनिंग स्ट्राइक धरती पे होती है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव धरती पे पहले से ही ट्रैप्ड है, उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो इससे क्या होता है, अर्थ के अंदर एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। रेजोनेंस मतलब वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। कुछ लोग इसको अर्थ की हार्ट बीट भी कहते हैं, और इस चीज को डिस्कवर करा था विनफ्रेड ऑटो शूमैन ने। तो वो जो रेजोनेंस है वो बेसिकली मेजरली 3 फ्रीक्वेंसीज में अर्थ के बीच में रेजोनेट होती है। तो पहला है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो है 7.83 हर्ट्ज। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेरे हिसाब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड है 14.1 हर्ट्ज और थर्ड है 20.3 हर्ट्ज। अब ये 3 मेजर फ्रीक्वेंसीज हैं जो अर्थ में रेजोनेट होती हैं। और इसके अंदर अब एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बेसिकली मेरा भी पर्सनल बिलीव है। तो जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी है उसके अंदर हम बोलते हैं यूनिवर्स का क्रिएशन एक साउंड से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ओम। और अगर हम ओम को ब्रेक करते हैं तो आ उ तो 3 ही अल्फाबेट्स बनते हैं, 3 ही फ्रीक्वेंसी बनती है। कभी भी नोटिस करना कि जो हमारा ओम का आवाज है वो हम बिना अपनी जीभ को यूज करे बना सकते हैं। तीनों साउंड आ उ तीनों साउंड। तो ये जो 3 फ्रीक्वेंसी है, बहुत लोग मानते हैं इस चीज को, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी है, ये इस ओम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये वाली चीज तो आपने बहुत बारी देखी भी होगी कि अर्थ का जो साउंड है अपने आप में वो ओम यही है। इवन दो आप इन तीनों फ्रीक्वेंसी में से किसी भी फ्रीक्वेंसी को अपने नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते हो, उसका रीजन ये है कि ह्यूमन ईयर्स की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 से 20,000 के बीच में आती है। और इसके अंदर जो थर्ड फ्रीक्वेंसी पड़ती है आपकी, वो 20.3 पड़ती है। वो भी बहुत मुश्किल से कभी कुछ ऐसी रेजोनेंस में ऐसा कुछ सुनाई नहीं देने वाली। तो ये तीनों मेजर फ्रीक्वेंसीज है और इनका रिलेशन ओम से थ्योरेटिकल है, हमारे टॉपिक से अलग है, बट स्टिल मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो अब यहां तक की जो हमारे को क्लैरिटी आ गई है, शूमैन रेजोनेंस तक मैंने आपको समझा दिया है। तो अब एक बेसिक सा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह अगर आप अर्थ को देखो तो पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो होता है सेमीकंडक्टिव। तो बेसिकली ये आपका अपने आप में एक बड़ा कैपेसिटर क्रिएट हो गया। कैपेसिटर में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में आपका एक लेयर होती है जो कि उन दोनों को सेपरेट करती है। तो कैपेसिटर का जो रोल होता है उसी तरीके का ये हमारा अर्थ का एक एनवायरनमेंट को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दे तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट और फिर अर्थ नेगेटिव, तो ये आपका एक जाइंट कैपेसिटर बन गया है। तो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के बाद आपको ये तो लग रहा होगा कि हाँ यार इस चीज में एक लॉजिक तो छुपा हुआ है, बट पूरी पिक्चर देखने के लिए इस पूरी पिक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉक्स।
अब रॉक एज अ बैटरी, मैंने आपको पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पुराने टाइम में रॉक को एज अ बैटरी यूज करा जाता था। अब रॉक को कैसे एक बैटरी की तरह यूज करा जाता है, उस फंडे को अभी मैं क्लियर करता हूं। तो इस चीज को सुन के मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था, अरे यार रॉक्स किस तरीके से बैटरी का काम कर सकते हैं। मगर इस चीज पर जब रिसर्च करी गई तो मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले, और फिर हमने जब पूछा रिसर्चर्स से इस चीज के बारे में तो भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो मेरे लिए खुद के लिए भी नहीं थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप बेसिकली एक रॉक को देखोगे, रॉक का फॉर्मेशन होता है मिनरल से। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या क्या होता है, ग्रेफाइट में आपका होता है पर्टिकुलरली आपका क्वार्ट्ज होता है, और उसके साथ साथ आपका फेल्डस्पार होता है, और आपका बायोटाइट होता है। इन 3 मिनरल्स से बनके आपका ग्रेफाइट पत्थर बनता है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं जिनसे ये रॉक फॉर्मेशन होती है, ये अपने आप में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकली साउंड होते हैं। अब आप पूछोगे अरे ऐसा कैसे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है और वोल्केनो के अंदर से मैग्मा निकलता है, तो वो मैग्मा बेसिकली और कुछ नहीं, मोल्टन रॉक्स होते हैं। जो पत्थर इतनी गर्मी में पिघल गए हैं वो मोल्टन रॉक्स होते हैं। और जब कभी भी कोई पत्थर पिघल जाता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अलाइन हो जाती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मुझे भी बाद में पता लगा कि ऐसा असलियत में होता है। तो जब कभी भी साइंटिस्ट पुराने टाइम में कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, नॉर्थ पोल कहीं साउथ पोल तो नहीं था, साउथ पोल कहीं नॉर्थ पोल तो नहीं था। वैसे पोल शिफ्ट भी होता है धरती में, अगर आप चाहोगे तो इस चीज पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे पोल शिफ्ट के बारे में। तो पुराने सालों में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या रही होगी, ये पत्थरों से जाना जाता है। इसके पीछे एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, जिसके अंदर एक साइंटिस्ट कंपास को लेके एक पत्थर के पास में जाता है, और जैसे ही वो कंपास को लेके उस पत्थर के पास में जाता है तो कंपास की पिन उस पत्थर की मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होने लगती है। तो बेसिकली ये मेरा बताने का मोटिव है कि जो वो पत्थर था वो पुराने समय की मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए है। जब ये मेल्ट हुआ होगा या फिर इसके साथ में कुछ भी हुआ होगा, तब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस समय इस पत्थर की मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो रॉक्स की ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पता लग गई। अब मैं आपको बताता हूं रॉक्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जो क्वार्ट्ज स्टोन होता है बेसिकली उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसीलिए क्वार्ट्ज स्टोन को घड़ियों में और जो आपका लाइटर होता है जो कि चिंगारी बनाता है उन सब में यूज करा जाता है। और जो क्वार्ट्ज का पत्थर होता है उससे बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक डॉक्टर फ्राइडमैन के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। इसमें इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक व्हाइट कलर का ग्रेफाइट का ब्लॉक ले लिया और उस ब्लॉक के दोनों एंड्स पे इन्होंने कॉपर की शील्डिंग कर दी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो हो तो उसे आसानी से उठा सके। तो कॉपर की शील्डिंग एक साइड, कॉपर की शील्डिंग एक साइड। अब बेसिकली एक साइड पे उस पत्थर के इन्होंने प्रेसिंग मशीन से प्रेशर डाला और उस साइड को इन्होंने दबाना चालू करा। तो जैसे जैसे ये अपने इस एक्सपेरिमेंट में इस पर्टिकुलर रॉक के एक साइड पे प्रेशर डाल रहे थे और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे हो क्या रहा था, जहां पे प्रेशर पड़ रहा था जिस पॉइंट पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए थे। और जो पॉजिटिव होल्स थे वो बाकी का सरफेस जिसपे कि कंप्रेशन नहीं था ना ही कोई प्रेशर था, उस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए थे। तो अब अगर एक रॉक के अंदर इस तरीके की सिचुएशन बन जाए कि जहां पे तो प्रेशर नहीं है वहां पे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और जहां पे प्रेशर है वहां पे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो क्या होगा, आप इसमें से बिजली निकाल सकते हो, आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पत्थर से निकाल सकते हो। ये उन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करा। तो वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए एक साइड में तो वैसे वैसे ही फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ता गया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो होल्स होते हैं, जो एम्प्टी होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं पत्थर में, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जहां पे आप प्रेशर दोगे वहां पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज पिरामिड्स में भी देखा गया है, जहां पे किंग्स चैम्बर में 5 इस तरीके के पत्थर लगाए गए हैं और उन पत्थरों को दोनों साइड से प्रेशर दे रखा है और दबा रखा है, और जहां से उन्हें दबा रखा है वहां से वो थोड़े से कार्व्ड आउट भी है, वहां से उनको थोड़ा सा खोदा भी गया है। तो बेसिकली मैंने आपको वीडियो में बताया था जिसमें कि पिरामिड एज अ इलेक्ट्रिकल जनरेटर वाली वीडियो थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वाइब्रेशंस के थ्रू उन पत्थरों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती थी, क्योंकि अगेन वो पत्थर कुछ और नहीं, क्वार्ट्ज ही था। तो इस पॉइंट तक अगर मैं पहली वीडियो और ये वाली वीडियो को पूरा समराइज कर दूं तो अर्थ नेगेटिवली चार्ज, आसमान पॉजिटिवली चार्ज, बीच का एटमॉस्फेयर बना देता है
पूरी की पूरी अर्थ को एक बड़ा कैपेसिटर और उसके साथ में अर्थ में जो स्टोर्ड रॉक है माउंटेन्स की फॉर्म में, प्लेन लैंड्स की फॉर्म में, वो भी अपने आप में चार्ज को स्टोर करते हैं। तो अब शायद आपको थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगी होगी कि अच्छा शायद इस तरीके से या फिर शायद उस तरीके से। अभी भी आप अपने दिमाग में स्पेकुलेशंस लगाओगे 10 तरीके के कि शायद ऐसे बनाते होंगे, शायद वैसे बनाते होंगे, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों जो रॉक की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर रॉक अंडर प्रेशर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग कर देता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो टर्की में भूकंप आया था उससे पहले आसमान में ब्लू कलर की लाइट्स दिखी थी। और ऐसा नहीं कोई एक आध ब्लू कलर की लाइट्स दिखी हो, बहुत सारे फ्लैशेस दिखे थे ब्लू कलर के। अब हम जानते हैं कि ऐसा आखिर धरती के नीचे क्या हुआ और भूकंप से पहले ही क्यों हुआ, तो वो चीज समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज समझो, कभी भी जब भूकंप आता है तो उसका एपिसेंटर धरती के नीचे होता है। धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं। तो सेम टर्की के केस में भी हुआ। टर्की के केस में बहुत हाई लेवल पे वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिली होंगी और टर्की का भूकंप वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत मैग्नीट्यूड में हाई था। तो जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिली होंगी तो जमीन के नीचे जो पत्थर है वो भी तो पत्थर ही है। तो जब वो हिला होगा तो उस पत्थर पे प्रेशर पड़ा होगा। तो जैसे ही उस पे प्रेशर पड़ा तो उसके अंदर से भी नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो गया और उसके अंदर से नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग होने की वजह से तो जो वो पॉजिटिव चार्ज था वो सरफेस पे आ गया। तो जैसा हमने टेल्यूरिक करंट वाले सीक्वेंस में समझा था, जो चार्ज धरती पे आता है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढता है। मतलब कोई भी चीज पॉइंटेड हो या फिर कोई भी ऐसा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ रहा हो, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज बना अपने आप में वो वहां की पहाड़ियां हो गई, ये हो गई, उन सब पॉइंट्स पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेट हुआ, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा चार्ज तो था नहीं, वो काफी ज्यादा हाई लेवल का चार्ज था। अगर वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो उसने उस जगह के आसपास की एयर को भी चार्ज कर दिया और आयोनाइज कर दिया। और उसी आयोनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से वो ब्लू लाइट्स फ्लैश करती हुई दिखाई दी हमें टर्की के आसमान में। और वो ब्लू लाइट्स कुछ और नहीं, प्लाज्मा ही था, जो कि एयर की आयोनाइजेशन की वजह से जो चार्जेस हवा में निकले वो प्लाज्मा की फॉर्म में निकले। तो इस वजह से वो सारी की सारी ब्लू लाइट्स हमें रॉक की इसी प्रॉपर्टी की वजह से दिखाई दी। तो अब हम इसकी जो तीसरी वीडियो सीक्वेंस होने वाली है उसमें हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस चीज का, हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करके देखेंगे लास्ट वाली वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत और हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा तीसरी वीडियो में इस सीरीज की अगले संडे 2 बजे। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।